चलो लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था बेटा हम लोगों ने वो आज वो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है ना। रिएक्टर। हाँ सर, समझ ये तो कल आपने बोला कल करेंगे टॉपिक। चलो ठीक है। अंदर कोई आए तो जरा बताना, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं। चलो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको ये कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। सिर्फ यही थियरी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं दिया है और डायग्राम जो दिया है उस हिसाब से अंदर नहीं है, तो बेटर हम लोग डायग्राम के हिसाब से फॉलो करें। दिख रहा है अभी भाई स्क्रीन पे? यस सर। चलो पिनाक वो अंदर है ना लेक्चर में। वो नीचे हुसैन सर होंगे। आ गए अंदर क्या? हाँ सर, हो गया। चलो सो न्यूक्लियर रिएक्टर तो बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़ी थी जो प्रोसेस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इफ दिस चेन रिएक्शन इज इन कंट्रोल फॉर्म then it is a principle of nuclear reactor, and if this chain reaction is in uncontrolled form then it is a principle called nuclear bomb, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। याद है भाई? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए। इफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के इज इक्वल हाँ टू सर। 1 देन इट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना। इफ के इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज कॉल्ड अ सुपर क्रिटिकल, मतलब विस्फोट होने की तैयारी है। एंड इफ के इज लेस देन 1 देन इट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल, मतलब प्रोसेस नहीं हो सकती है, ठीक है, प्रोसेस बंद हो जाएगी। इसीलिए के की वैल्यू एग्जिट 1 होनी जरूरी है। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है ना भाई? हाँ सर, याद है। चलो सो न्यूक्लियर रिएक्टर, तो सबसे पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट है ए 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी, कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है। सो इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चलो तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो में जो प्रोसेस होती है चेन रिएक्शन विच इज ऑलवेज इन द कंट्रोल फॉर्म, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है एनर्जी की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है पहले डायग्राम से समझते हैं। चलो आपको शायद ये ब्लैक शेड लूप दिखेगा, कोर कोर दिख रहा है अंदर। कोर के बाद जो है स्टीम जनरेटर आपको दिखना चाहिए। स्टीम जनरेटर के बाद आपको ऊपर दिखना चाहिए वो टरबाइन। फिर नीचे और एक पंप जैसा है, डेट मीन्स उसके अंदर कूल वाटर एंड हॉट वाटर की साइन आपको अंदर दिखेगी, चैम्बर जैसा दिखा। ये सर दिखा। चलो तो समझो यहाँ पर जो हम लोग एज अ कंपोनेंट जो लेंगे इसके अंदर वो लेंगे यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम जब भी हम लोगों को नेचुरल फॉर्म में जब मिलता है तो उसके अंदर यूरेनियम 235 का जो रेशियो है डेट इज ऑलवेज 0.7% एंड यूरेनियम 238 का रेशियो है 99.3%। तो हम लोगों को यूरेनियम 235 का रेशियो जो बढ़ाना है कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस करके, और अप्रोक्स उसको 3% के करीब ले जाना है, 0.7 से उसको 3% के करीब ले जाना है। तो जब भी वो प्रोसेस करने के बाद इफ द यूरेनियम 235 द रेशियो बिकम्स 3% देन इट इज कॉल्ड द एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब उसको गुजरात आपने बोले तो समृद्ध बोलते हैं, उसका समृद्ध यूरेनियम बन जाता है, मतलब अच्छा वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, चेन रिएक्शन है तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 235 में हम लोग न्यूट्रॉन को इम्पार्ट करेंगे,
तो यूरेनियम 236 बनता था पहले, फिर उसके अंदर से याद है ना वो प्रोसेस बनती थी, जेनॉन क्रिप्टॉन वो सब बनते थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और न्यूट्रॉन जनरेट होते थे। और वो न्यूट्रॉन जो होते वो स्पीडी न्यूट्रॉन होते थे। तो स्पीडी न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले, याद कर, रिफ्लेक्टर लगाते थे, याद है रिफ्लेक्टर, ताकि ईच एंड एवरी कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए तो स्पीडी न्यूट्रॉन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर हम लोगों ने याद करो पढ़ा था वो एज अ मॉडरेटर वो नॉर्मल वाटर, ठीक है, फिर हैवी वाटर, सोडियम, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बोरॉन के रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड उसको बोलते थे, अपने आप अंदर जाते बाहर आते, के इज ग्रेटर देन 1 तो पढ़ा था कि वो रॉड अपने आप अंदर चले जाएंगे, के लेस देन 1 तो अपने आप बाहर चले आएंगे। याद है भाई कंट्रोलिंग रॉड्स के बारे में कल पढ़ा था कि भूल गए? अंदर ही हो ना भाई? यस सर। यस सर। हाँ, आप लोग चैट बॉक्स में बेस्टा मैसेज करोगे ना तभी मुझे पता नहीं चलेगा, मैं प्रेजेंट स्क्रीन करूंगा ना तो। चलो पहला पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं फिर उसका समझते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। उसका स्कीमेटिक डायग्राम न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट यहाँ पर नीचे डायग्राम में दिया है। इन ऑर्डर दैट फ्यूजन कैन बी अकम्प्लिश विद द थर्मल न्यूट्रॉन, अभी थर्मल न्यूट्रॉन मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन। Uranium 235 is taken as a fuel, but in natural uranium, its proportion is only 7.7%, and that of uranium 238 is 99.3%. Chalo. So by specific processes, the proportion of uranium 235 is made nearly 3%. So such uranium is called the enriched uranium. And when uranium 235 absorbs the neutron, 94 प्लूटोनियम 239 इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो प्रोसेस होने के बाद यूरेनियम 230 इसमें से क्या जनरेट होता है बेटा? पोलोनियम, ठीक है, सॉरी प्लूटोनियम जनरेट होता है। समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम से दो लूप आपको दिखाई देगी बेटा, प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप मिली। तो देखो प्राइमरी लूप में नीचे पंप दिया है, पंप में से वो ठंडा पानी अंदर जाता है कोर वाले सेक्शन में, कोर वाले सेक्शन में वहां पर वो पानी जो है वो ठंडा पानी जो है वो गर्म हो जाता है, देखो, फिर वो गर्म होने के बाद वो हॉट वाटर ऊपर जाता है वो स्टीम जनरेटर में, स्टीम जनरेटर में और ज्यादा उसका टेम्परेचर और प्रेशर उसका बढ़ता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो स्टीम होती है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो स्टीम होती है वो पास होती है बेटा टरबाइन को, टरबाइन में, टरबाइन को वो घुमाती है, ठीक है। और टरबाइन के साथ देख सकते हो, देखो क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जुड़ा है, मिला भाई? टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर जुड़ा है तो वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टीम टरबाइन को घुमाने में यूज नहीं होती है वो स्टीम फिर से देखो स्टीम एट लो प्रेशर नीचे आ जाती है, और जो अंदर चैम्बर जो नीचे दिया गया चैम्बर है उसमें हम लोग ठंडा पानी इम्प्लांट करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर और कम हो जाए, जो स्टीम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वाटर, ठीक है। फिर से वो नीचे सेकेंडरी लूप के पंप में से वो प्राइमरी लूप में जाएगा, प्राइमरी लूप में फिर से पंप है, वो पंप से फिर से कोर में जाएगा, कोर में उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, वो गर्म पानी बनेगा, वो गर्म पानी स्टीम जनरेटर में जाएगा और टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम फिर से टरबाइन में, टरबाइन को घुमाने में यूज होगी, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जो अनयूज स्टीम है, जो अनयूज स्टीम है वो वापस नीचे दिया गया चेम्बर में आएगी, वहां पर पानी हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होके वो ठंडा पानी बन जाएगा, वो पानी फिर से दोनों पंप के माध्यम से वापस कोर में चला जाएगा। एंड इन दिस वे द साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोज ऑन, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में होती रहती है, ठीक है। यस सर। चलो अभी उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, यूरेनियम 238 प्लस न्यूट्रॉन तो बन गया यूरेनियम 239। तो पहले बनता है, चलो पहली जो प्रोसेस दी है वो कौन सी प्रोसेस है बेटा? बीटा डी के जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन बीटा माइनस है कि बीटा प्लस है? पहली प्रोसेस प्लस।
बेटा -1 E0 लिखा है ना, -1 E0 डेट इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है बेटा, sir. ठीक है। सो Yes, यूरेनियम 238 प्लस न्यूट्रॉन इम्प्लांट करेंगे तो यूरेनियम 239, तो उसमें से बनता है नेपच्यूनियम प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो जनरेट होता है। वो नेपच्यूनियम से फिर से जनरेट होता है प्लूटोनियम एंड इलेक्ट्रॉन, तो फिर से देखो कौन सी प्रोसेस हुई, बीटा डीके हुआ दूसरी बार भी। yes, दो sir. प्रोसेस में देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो डेट इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके। चलो, तो यूरेनियम 238 में से पहले बनता है यूरेनियम 239, नेपच्यूनियम बनता है, और नेपच्यूनियम में से फिर से वो बनता है अपना प्लूटोनियम। सो दिस प्लूटोनियम इज इंटेंस रेडियो एक्टिव एंड इज फिजनेबल बाय द स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन होना जरूरी है क्योंकि हमें चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में रखनी पड़ेगी, ठीक है। मटेरियल यूज एज अ फ्यूल एंड मॉडरेटर आर केप्ट इन द कोर पार्ट ऑफ द रिएक्टर। देखो अंदर मॉडरेटर भी अंदर रखा हुआ है, कंट्रोल रॉड्स मिला अंदर बेटा। Yes, sir. हाँ, वो कंट्रोल रॉड्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, कौन कौन से देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल रॉड्स जो मिलने चाहिए अंदर, कौन कौन से 2 एलिमेंट के कंट्रोल रॉड्स बनाए थे। सर कल मैं नहीं थी। क्या कल सर मैं एब्सेंट थे। वो ऐसा है। हाँ, अंदर हमने यूज किए थे कंट्रोलिंग रॉड के लिए, हम लोगों ने कैडमियम और बोरॉन के रॉड यूज किए थे, ठीक है। चलो, yes, तो मटेरियल यूज एज अ फ्यूल एंड मॉडरेटर आर केप्ट इन द कोर पार्ट ऑफ द रिएक्टर। Fission occurs in the fuel material. Here normal water is used as a moderator and also as a coolant. याद करो हम लोगों ने कल कूलेंट के बारे में भी पढ़ा था। Why we use the coolant, तो वो टेम्परेचर 10⁶ केल्विन तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए हम लोग कूलेंट को यूज करते थे। This is called the pressurized water reactor. Water is pushed into the core of the reactor using the pump. देखो डायग्राम में हम लोगों ने कल अरे आज डिस्कस किया, अभी ये जो प्राइमरी लूप में पंप दिया है वहां से वो पानी कहाँ जाएगा कोर सेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलो, yes, when it comes out of the core its temperature becomes 600 Kelvin and 150 atmospheric pressure. So it is then passed into the steam generator. देखो वो hot water that will be passed into a steam generator, मिला डायग्राम में भाई। yes, sir. चलो, the steam of very high pressure produce in it and operates the turbine which produce electric power, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वो जब स्टीम जनरेट होती है वो टरबाइन को घुमाने में यूज होगी, ठीक है। चलो, after moving the turbine the pressure of the steam decreases and the steam is then cooled and converted into water and it is again pushed into the reactor with the pump, and in order to control the multiplication factor के control rods are kept। याद करो कल पढ़ा था कंट्रोल रॉड, ये फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल रॉड दिख रहा है कोर वाले सेक्शन में। कैडमियम या तो बोरॉन के और रॉड्स रखने पड़ते हैं कि के की वैल्यू एग्जैक्ट 1 वो मेंटेन करे। इफ के इज इक्वल टू 1 देन रिएक्टर गिव्स द गुड एनर्जी, ठीक है, इन द कंसिस्टेंसी फॉर्म। के की वैल्यू 1 होनी जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड एट एनी स्टेट टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंसिडेंट एट द स्टेज, ठीक है। मतलब हम लोग 5 इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में भी 5 ही मिलने चाहिए, तभी हम लोगों को वैल्यू के की क्या मिलेगी बेटा 1, ठीक है। कितने आपको मिलते हैं डिवाइडेड बाय कितने आप देते हो, दैट इज द रेशियो इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। चलो एक बार उसको बेटा थॉरली रीडिंग कर लो।
हो जाए तो बताना। हो गया। सर बाकी लास्ट। सर हो गया। चलो ये दोनों में सेम ही है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड अदर स्टार्स, पूरी थियरी सेम ही है बेटा। चलो, the sun has been emitting energy at a tremendous rate of 3.8 into 10 to the power 26 joule per second since almost 500 crore years। ठीक है, जो सन में से जो एनर्जी मिलती है एक सेकंड में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल जितनी एनर्जी मिलती है। The origin of such enormous energy remains unknown to the scientists for many years, but from the study of nuclear physics explanation of this has been obtained। मतलब ये एनर्जी जो मिलती थी वो पहले कैसे मिलती थी पता नहीं चलता था, पहले अभी न्यूक्लियर फिजिक्स डेवलप हुआ तभी पता चलने लगा कि ओके ये कैसे मिलती है। सो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस। जैसी सी बात है बेटा, हैवी न्यूक्लियस है वो एनर्जी ज्यादा जनरेट करता है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। But conversely, when two proper light nuclei are fused at very high temperature to form a heavy nucleus, याद करो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या ये बताओ पहले। न्यूक्लियर फिजन सर ऐसे डिवाइड होना ऐसे, मतलब हाँ, एक से। हैवी न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होता है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या। जॉइन होता है। मिलते ज्वाइन होते हैं। दो लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन होके वो हैवी न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर when two proper light nuclei are fused at very high temperature to form a heavy nucleus, then also enormous amount of energy is produced। तो हम लोगों ने पढ़ा था फिजन हो चाहे फ्यूजन हो एनर्जी जनरेट होती ही है, ठीक है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बिकॉज टेम्परेचर का रोल यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। फॉर एग्जांपल when चलो, for example when helium nucleus is made from the proton or deuteron, much energy is produced in the sun and other stars। the energy is produced by the thermonuclear fusion। sun और star में से एनर्जी मिलती है due to this process which is called thermonuclear fusion। देखो, in the sun energy is produced by the process is called the proton proton cycle। दूसरी भी साइकिल आते हैं बेटा, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें अंदर ही है। In the sun, energy is produced by the process is called the proton-proton cycle, which occurs according to the following stage। ये प्रोसेस सिर्फ 4 इक्वेशन बेटा आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं, सिर्फ ये 4 इक्वेशन, इसमें एक भी नंबर आप चेंज कर सकते नहीं हो। सपोज पहली प्रोसेस में देखो 0.42 MeV एनर्जी मिली है, आप उसमें 0.41 भी लिख देते हो गलती से तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द फिक्स। सब प्रोसेस में जो भी एनर्जी है या जो भी एलिमेंट्स अंदर लिखे हैं उसमें आप कोई भी चेंज कर सकते नहीं हो, नहीं तो आप कुछ नया लॉन्च करोगे।
चलो 1H1 प्लस 1H1 तो बनता है 1H2 प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 MeV एनर्जी मिलती है। तो पहली प्रोसेस में जो आपको पॉजिट्रॉन जनरेट होता है वो पॉजिट्रॉन के साथ दूसरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, तो 2 गैमा जनरेट होता है, देखो डायग्राम इक्वेशन में, प्लस 1.02 MeV। पहली प्रोसेस में जब ड्यूटेरियम जनरेट होता है उसमें और अंदर हम लोग 1H1 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बनेगा 2He3 प्लस गैमा प्लस 5.49 MeV एनर्जी जनरेट होती है। अभी देखो लास्ट प्रोसेस में 2He3 प्लस 2He3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोर्थ प्रोसेस? फोर्थ प्रोसेस में आपको दिया गया है कि दोनों 2He3 है, तो पहली दूसरी और तीसरी प्रोसेस एक बार होती है तो 2He3 मिलता है। देखो थर्ड प्रोसेस में 2He3 एक मिला, फिर से पहली दूसरी और तीसरी प्रोसेस दूसरी बार होती है और 2He3 जनरेट होता है। तो पहली दूसरी और तीसरी प्रोसेस 2 बार होने के बाद ये चौथी प्रोसेस होती है, क्योंकि चौथी प्रोसेस में आप देख सकते हो बेटा 2He3 प्लस 2He3, ठीक है, 2 बार 2He3 चाहिए, तो पहली प्रोसेस दूसरी प्रोसेस और तीसरी प्रोसेस एक बार होगी तो 2He3 जनरेट होगा, वही प्रोसेस तीनों दूसरी बार होगी तो फिर से 2He3 जनरेट होगा, एंड बाद में चौथी प्रोसेस होती है 2He3 प्लस 2He3 प्लस तो 2He4, मतलब याद करो अल्फा पार्टिकल, प्लस 1H1 प्लस 12.86 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझनी बेटा, 4 इक्वेशन है लेकिन चौथा इक्वेशन फुलफिल होने के लिए पहला दूसरा और तीसरा इक्वेशन 2 बार वो प्रोसेस में आए गए, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी प्रोसेस एक बार हो गई तो 2He3 जनरेट हुआ, फिर से पहली दूसरी तीसरी प्रोसेस जनरेट हो गई तो फिर से 2He3 जनरेट होगा, फिर चौथी प्रोसेस 2He3 प्लस 2He3, तो आपके साथ जो प्रोसेस दी गई है वो होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्हेन फर्स्ट 3 रिएक्शन अकर्स ट्वाइस 2He3 nuclei are produced and between them the fourth reaction takes place। क्लियर बेटा यहाँ पर? Yes, sir. So as a result of all the reaction, मतलब सब प्रोसेस होने के बाद, चलो 4 1H1 and 2 -1 E0 produce the 1 alpha particles, 2 neutrino and 6 gamma photons। देखो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, मतलब सब रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन में क्या क्या यूज होता है, 4 1H1 मतलब 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं। कैसे 4 हाइड्रोजन? पहली प्रोसेस में देखो 2 हाइड्रोजन यूज हुए, लेकिन पहली प्रोसेस 2 बार होती है तो 4 बार 1H1 यूज होगा भाई, हाँ या ना? हाँ सर। फिर दूसरी प्रोसेस में देखो हमने इलेक्ट्रॉन अंदर इनपुट में दिया हुआ है तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले दूसरी प्रोसेस में एक बार, फिर लेकिन दूसरी प्रोसेस भी 2 बार होती है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो 4 1H1 and 2 -1 E0 produced 1 alpha particle, 2 न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कैसे? तो पहली प्रोसेस में देखो एक बार होती है तो न्यूट्रिनो जनरेट होता है, लेकिन पहली प्रोसेस 2 बार होती है तो 2 बार न्यूट्रिनो जनरेट होंगे, एंड 6 गैमा फोटॉन्स। कैसे 6 गैमा फोटॉन्स? तो पहली दूसरी और तीसरी प्रोसेस 2 बार होती है, दूसरी प्रोसेस में 2 गैमा फोटॉन्स है, तीसरी प्रोसेस में 1 गैमा फोटॉन है, तो पहली दूसरी और तीसरी प्रोसेस एक बार हो गई तो 3 गैमा मिलने वाले हैं, वही प्रोसेस फिर से होती है पहली दूसरी तीसरी तो फिर से 3 गैमा पार्टिकल्स, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 कितने जनरेट होंगे बेटा, 6 गैमा जनरेट होंगे। क्लियर? Yes, yes sir, clear. तो रिएक्शन में यूज करेंगे हम लोग बेटा 4 हाइड्रोजन पार्टिकल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो जनरेट होके मिलता है वो हम लोगों को अल्फा पार्टिकल, 2 न्यूट्रिनो एंड 6 गैमा फोटॉन हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर कितनी एनर्जी मिलती है, यहाँ पर ये पूरी चारों की चारों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितनी एनर्जी मिलेगी? तो पहली प्रोसेस 2 बार
तो 2 इंटू 0.42 प्लस दूसरी प्रोसेस भी 2 बार तो 2 इंटू 1.02 प्लस तीसरी प्रोसेस भी 2 बार तो 2 इंटू 5.49 एंड चौथी प्रोसेस 1 बार तो प्लस 12.86। आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे तो आंसर आता है बेटा 26.7 MeV। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो आपको क्या लिखना है बेटा 26.7, दिस इज द फिक्स वैल्यू। ठीक है, moreover another process called the carbon nitrogen cycle is also suggested for the energy produced in the stars. We shall not go into detail of it at present, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलो यहाँ से यहाँ तक एक बार देख लो बेटा, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, मतलब दूसरी पीडीएफ पे। ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक बार, ये जो 4 रिएक्शन है ना बेटा, वो बोर्ड में 2 बार पूछी गई है। सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखो, 2 मार्क ले जाओ। चलो हो गया बेटा। सर कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। ओके ओके ओके, यस सर, ओके। चलो सन के अंदर अभी it will take further 500 crore years for all the hydrogen in the core of the sun to burn out and become the helium। मतलब अभी सन के अंदर इतना हाइड्रोजन पड़ा है कि अभी 500 करोड़ ईयर्स तक वो हमें एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, 500 करोड़ ईयर्स तक अभी अंदर इतना हाइड्रोजन है कि वो हीलियम बनाता रहेगा और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। Thereafter, since the combustion of hydrogen is stopped,
sun will start cooling down and will collapse due to its own gravitation, and this will again raise the temperature of its core, and the outer envelope will expand, and thus the sun will turn into a red giant. मतलब ये 500 करोड़ years के बाद ये ऐसा हो सकता है कि अंदर का सारा हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बर्न होना, then sun will start cooling down and will collapse due to its own gravitation. जैसे जैसे वो अंदर कांटेक्ट होता जाएगा, छोटा आता जाएगा, उसका टेम्परेचर अगेन बढ़ता जाएगा, एंड अगेन उसका आउटर एनवेलप एक्सपांड होता जाएगा, तो वो रिंग बनती जाएगी। मतलब जैसे वो हम लोगों ने वो एलिप्स में देखते हैं ना, वो रिंग बनती है पूरी, ऐसी वो रिंग बनने लगेगी, एंड सन विल टर्न इनटू अ रेड जाइंट. So if the temperature will again raise to 10 to the power 8 Kelvin, then the combustion of helium will take place from the carbon. मतलब ये कार्बन नाइट्रोजन प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी 500 करोड़ years के बाद. So by further evolution of such star, still higher temperature will be reached, and by other fusion process, other heavy elements will be formed. But even with the fusion processes progressing further, elements heavier than those near the peak of the binding energy curve will not be formed. मतलब heavy element जैसे जैसे हमारे जनरेट होते जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को ये प्रोसेस मिलती ही रहेगी. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से होती है बेटा? हाइड्रोजन में से होती है. हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा है, सबसे कम है. कम प्लस कम इज इक्वल टू क्या जनरेट होता है? वो ज्यादा. याद करो, बाइंडिंग एनर्जी नीचे से ऊपर जाता है, फिर जिगजैग पैटर्न, फिर Fe पे मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे कम होते. याद आया वो बाइंडिंग कर्व? हाँ सर, वो ग्राफ हाँ, वो ग्राफ था. चलो एक बार दर्शन करवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए. इसकी बात करें हम लोग. ठीक है, देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से ऊपर हीलियम बनता है. मेरा भाई 6 और 8 के बीच में हीलियम बनता है, तो दो लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन होके भी जो बनता है, तभी हम लोगों को ज्यादा एनर्जी ही मिलती है. ठीक है, चलो. यस. मुर्तुजा ने क्या फोटो लगाया है? ये रही वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हम लोगों ने अभी प्रोसेस पढ़ी ना भाई. हाँ सर. देखो, ये समझो, सन और जो उसमें होती है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो उसमें ये रही है. ये 26.7 वाला ये हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी. ठीक है, ये एक अभी आपके एनसीईआरटी में है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके ऊपर से थर्मो न्यूक्लियर में जाना है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था बेटा कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस, energy is released, and this phenomenon is called the nuclear fusion. The reason for the release of the energy in the nuclear fusion is that the heavier nuclei binding energy per nucleon is higher, so the nucleon is more tightly bound. The energy ज्यादा मिलती है, मतलब क्या होगा बेटा कि उसका जो न्यूक्लियन अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो अंदर ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग उसका होता है. चलो, यहाँ पर आपको इक्वेशंस दे दिए गए हैं फॉर फ्यूजन रिएक्शन. देखो, पहली 1H1 + 1H1 तो बनता है 1H2,
प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो तो मिलती है 0.42 MeV। मतलब ये आपको याद रखना है, जो रेडेड वाला जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इट गिव्स ड्यूटेरॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। सेकंड रिएक्शन, ड्यूटेरॉन प्लस ड्यूटेरॉन तो बनता है 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.27 MeV। तो ड्यूटेरॉन प्लस ड्यूटेरॉन लाइट हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी जनरेट होती है। एंड द थर्ड रिएक्शन इज दैट ड्यूटेरॉन प्लस ट्रिट्रॉन जनरेट होता है प्लस प्रोटॉन प्लस एनर्जी जनरेट होती है। तो दीज थ्री आर द प्रोसेस फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ये प्रोसेस में भी जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज है बेटा वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, कंपलसरी। ठीक है, हाँ सर। चलो। For fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that attractive short-range nuclear force is able to affect them। जाहिर सी बात है बेटा कि दोनों न्यूक्लियर प्रोसेस में आने वाले हैं वो एक दूसरे के एकदम नजदीक होने चाहिए, ताकि अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है तो उसके ऊपर ज्यादा वो अफेक्ट करेगा। Since they are both positively charged particles, they experience a Coulombian repulsive force that they therefore must have enough energy to overcome this Coulombian barrier। तो बेसिकली मानो कि भाई दो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, तो पॉजिटिव पार्टिकल के बीच में तो क्या लगता है बेटा, कोलम्बियन फोर्स भी लगता है। तो कोलम्बियन फोर्स की इफेक्ट रिमूव करने के लिए जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स जब थियरी कंप्लीट की थी दूसरे लेक्चर में, कि न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या कि बेटा कि जब भी दो पॉजिटिव पार्टिकल्स अंदर अंदर होंगे न्यूक्लियन में, तो जाहिर सी बात है बेटा उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। लेकिन रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें और एक फोर्स अंदर जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। याद करो ऐसा पढ़ा था, उसकी अभी तक कोई फॉर्मूला डिजाइन नहीं हुई है। वो पॉइंट हाँ एट सर याद है। पढ़ा था, 0.8 फर्मी। याद आया कि बाद में हाँ उसके सर। डिस्कस किया था, वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ के ऊपर से वो फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था। चलो, to overcome this height of the Coulombian repulsive barrier, the average energy required for two protons in two hydrogen gases is obtained from the temperature of about 400 kV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या बेटा कि जब भी टू प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जब प्रोसेस होती है तो रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। तो पोटेंशियल बैरियर से जो एनर्जी जनरेट होती है वो अप्रोक्स कितनी जनरेट होती है बेटा, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये इक्वेशन पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद करो, 3/2 kBT, वेयर kB इज कॉल्ड द बोल्ट कांस्टेंट, ये kB सर इज वो। कांस्टेंट, याद है ना वो 1.38 वाला। हाँ तो दिस एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड K इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो उसके ऊपर से टेम्परेचर कितना होगा, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर का इक्वेशन बनाओ, T इज इक्वल टू 2K/3 kB। तो 2 इंटू एनर्जी कितनी आई, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो 400 एज इट इज, किलो किलो मतलब 10⁻3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by 3 as it is, and Boltzmann constant 1.38 10⁻⁻23। सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आता है 309.178 केल्विन। मतलब अप्रोक्स टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा बेटा आपको, 3 इंटू 10⁻9 केल्विन जितना। सो व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर करोगे तो पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो पोटेंशियल बैरियर जो जनरेट होता है कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स की वजह से, उसको वो इजीली तोड़ सकता है। मतलब उसकी वॉल को वो तोड़ सकता है और वो फोर्स ज्यादा इफेक्ट कर सकता नहीं है, मतलब वो इजीली प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज दो आपके पास प्रोटॉन पार्टिकल है बेटा, तो उसके अंदर कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसकी एनर्जी लेवल भी जनरेट होती रहती है। वो कितनी पहुंच जाती है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अभी उतनी एनर्जी वॉल को आपको तोड़ना है तो आपको एक्सटर्नली टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, तो 3 × 10⁹ केल्विन जितना आप टेम्परेचर दोगे तभी आप उसकी इफेक्ट को कम कर सकते हो। तो इतना बड़ा टेम्परेचर आप देते हो, दैट्स व्हाई दिस फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इसलिए आप उसको बोल सकते हो बेटा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड फ्यूजन और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब नॉर्मली वो ज्वाइंट हो सकते हैं, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर मतलब क्या बेटा कि टेम्परेचर आप देते हो तभी वो प्रोसेस होती है और वो ज्वाइन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, यस। चलो एक बार ये थियरी को एक बार देख लो बेटा, मैं यहाँ से स्लाइड कराता हूँ फिर से ऊपर से। चलो हो गया। हाँ यस सर। सर।
How can fusion reactors provide unlimited power to humanity? चलो, the natural thermonuclear fusion process in a star is replicated in a thermonuclear fusion device. In a controlled fusion reactors, the aim is to generate the steady power by heating the nuclear fuel to a temperature in the range of 10 to the power 8 केल्विन. मतलब हम लोग ऐसी डिवाइस बना सकते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो प्रोसेस है वो कंट्रोल फॉर्म में हो और टेम्परेचर 10 टू द पावर 8 केल्विन के रेंज में हम लोग ले जा सके. At this temperature, the fuel is the mixture of positive ions and electron, that is called plasma. The challenge is to confine this plasma since no container can stand such as high temperature. मतलब प्लाज्मा जो है उसको इतना हाई टेम्परेचर पर रखना वही एक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है. Several countries around the world, including India, are developing the techniques in this connection. If successful, fusion reactor will hopefully supply almost unlimited power to the humanity. लेकिन इसके प्रॉब्लम्स भी है बेटा कि इसमें से जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन हम लोगों को भी बहुत डिफेक्ट, हम लोगों के जनिन्स में बहुत डिफेक्ट वो कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये कोई भी थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस आप करते हो तो उसका जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन ह्यूमन बॉडी को डिफेक्ट भी इतना करता है, जनरेट करता है उसमें, तो वो सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए सपोज ऐसी प्रोसेस होती है और ऐसी हम लोग डिवाइस बनाते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पावर मिल सकता है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जस्ट फॉर एज अ नॉलेज, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पज. चलो, सम कौन कौन से कंप्लीट किए थे भाई, याद है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 15 16 17 21 22 23 ऐसे कुछ कंप्लीट किए थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है अभी. Yes, sir. है ऐसा? हाँ, sir. हाँ, चलो ठीक है. चलो 13.30 हेडिंग मारो बेटा. Calculate or no? Calculate and compare the energy released by first fusion of 1 kg of hydrogen deep within sun and second the fission of 1 kg of uranium 235 in a fission reactor. चलो दोनों को फिर बाद में हमें कंपेयर करना है भाई. चलो तो पहले हम लोग हाइड्रोजन जो है उसका फ्यूजन होने के बाद क्या होता है याद करो, वो हीलियम बनता है और अप्रोक्स 26.7, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 26 MeV. आपको 26.7 लेके करना है तो आप कर सकते हो. हाँ भाई, चलो तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन forms a nucleus of helium and release the 26 MeV of energy. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन में कितने वो हमारे एटम्स होंगे वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे. यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड करके दे दिए है
तो याद करो हमने ऐसा पढ़ा है। पहले तो ये बताओ 1 kg मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 1। तो 1 में याद करो वो एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे 6। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे ऐसा फाइंड कर सकते हैं भाई? Yes, sir. तो यहां से आपको n मिलेगा, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होगा? Na इंटू 1000। यहां पर क्या किया है बताएं? 4 हाइड्रोजन ज्वाइन होके एक हीलियम बनता है, ठीक है? Yes, sir. तो चलो, तो 4 हाइड्रोजन जब ज्वाइन होके हीलियम बनता है तब हमें 26 MeV मिलती है एनर्जी। तो जो हम लोगों ने आगे फाइंड किया ना, तो वो n में कितनी हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, मतलब n इंटू 26 MeV डिवाइडेड बाई 4। n मतलब क्या, वो हम लोगों ने अभी किया ना कि एक में एवोगैड्रो नंबर जितने, तो 1000 में कितने। Yes, sir. हाँ, तो उससे ये आप फाइंड करो चलो और आंसर लाओ बेटा। यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर भी कितना लिया है? 6 इंटू 10⁻23। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लेना है, आप 6.023 10⁻23 ले सकते हो और एनर्जी भी 26.7 MeV आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू 26 कंसिडर की है एंड एवोगैड्रो नंबर 6 लिया है, ठीक है? चलो फाइंड करके मुझे आंसर बताओ बेटा। पहले आप n फाइंड करो कि 1 में एवोगैड्रो नंबर, तो 1000 में कितने। $39 into 10⁻26. ओके, मतलब आ रहा है ये कंप्लीट। Yes, sir. चलो हो गया सबका बेटा ये। यस सर। चलो अभी दूसरा क्या दिया है बेटा, उसमें 1 kg ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम में से कितनी एनर्जी मिलती है, याद करो 200 MeV। तो पहले तो ये यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा फिर से कि 1 kg ऑफ यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है? 235। तो 235 में एवोगैड्रो नंबर, तो 1000 ग्राम में कितना, पहले n फाइंड करो चलो। 235 में एवोगैड्रो नंबर, तो 1000 में कितना, चलो फाइंड करो। सर आ गया मैसेज। चलो अभी 1 यूरेनियम में से कितना मिलता है? 200 MeV। तो आपका जो n आया वो n में से कितनी एनर्जी मिलेगी, चलो फाइंड करो।
कितना आया? हो गया भाई? Yes, sir. आ गया आंसर ये E2 का? Yes, sir. 8. इससे आगे हाँ, नीचे लिख दो फिर ये E1/2 फाइंड करो, और किस में से ज्यादा एनर्जी मिलती है वो लिख लो। हो गया? Yes, sir. चलो 13.28 कंसिडर द ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन। देखो दे दी गई है डायरेक्शन, इक्वेशन लिख लो। 1s2 plus 1s3 it gives 2He3 plus neutron plus Q. Calculate the energy released in MeV in this reaction। चलो Q वैल्यू फाइंड करो, Q is equal to डेल्टा MC स्क्वायर। चलो फाइंड करो। अभी Q वैल्यू फाइंड करनी आपको आती ही है। Q is equal to डेल्टा MC स्क्वायर, वेल डेल्टा M is called the mass defect। चलो फाइंड करो बेटा। यस सर हो गया। कितना है यार? 17.59। यस सर 17.5। हम्म। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। हो गया बेटा सबका? No, sir. बाकी है. ओके कर लो चलो।
हो गया? Yes, sir. Consider the radius of both deuterium and tritium is to be approximately 2 Fermi. What is the kinetic energy needed to overcome the Coulombian repulsion between the two nuclei? And to what pressure must the gas be heated to initiate the reaction? मतलब प्रेशर फाइंड करने के लिए याद करो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम लोग वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं 3/2 kBT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो रिपल्सन फोर्स कब लग सकता है? जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एक दूसरे के एकदम नजदीक आएंगे। तो दोनों की रेडियस आपको दे दी गई है 2 फर्मी। तो रेडियस r इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम एक दूसरे को जब टच करेंगे तो डिस्टेंस कितना बनेगा? देखो ऐसा है, मतलब ये ड्यूटेरियम ये ट्रिटियम एक दूसरे को टच करेंगे तो डिस्टेंस कितना बनेगा? इतना बनेगा ये। तो ये डिस्टेंस रेडियस r प्लस r टोटल कितना बनेगा? 2r बनेगा। कितना बनेगा? 2r। तो डिस्टेंस r इज इक्वल टू 2r ले लिया, वो फाइंड कर लिया। दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही है। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? k q1 q2 बाई r। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, k q1 q2 बाई r। चलो, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली, U इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r। अभी ये जो एनर्जी आई, ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। याद करो वो इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने 3/2 kBT इज इक्वल टू वो एनर्जी, जो एनर्जी आप फाइंड करोगे वो। तो उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर सकते हो बेटा? टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हो। ये आपको फाइंड करना है। चलो, तो पहले ये U फाइंड करो। आ गई एनर्जी इतनी? हो गया भाई? चलो, उसके बाद आपको कर लेना ये 3/2 kBT और टेम्परेचर आपको फाइंड कर लेना है। चन्नी वाला? यस सर। T फाइंड किया, वो टेम्परेचर? सर 1 मिनट। यस सर। चलो,
तो टी का आंसर टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, ये प्रोसेस को आपको करनी है तो टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 2.78 इंटू 10⁹ केल्विन तक का टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये कौन से नंबर का सम था, 28, और आगे वाला कौन सा था, 30। ओके, चलो रिमेनिंग सम जो है अभी 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो तो आज के पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ थियरी की, वो आप एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो मिलते हैं बेटा। बाय सर। बाय सर। बेटा।